नमस्कार, सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि जाने माने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अदालत की अवमानना का मामला चल रहा है। प्रशांत भूषण के बारे में भी आप जानते हैं कि वो किस तरह के वकील हैं, किस तरह के लोगों के मामले लेते हैं, किस तरह के केसेस लड़ते हैं, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और उन तमाम इश्यूज को वो लेते हैं जिनमें मानवाधिकार जुड़े होते हैं। तो एक तरफ इस तरह के वकील हैं और दूसरी तरफ उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। 2 ट्वीट उनके हैं जिनको आधार बनाया गया है और इसको लेकर काफी बहस हो रही है कि क्या ये ट्वीट अदालत की अवमानना के दायरे में आते हैं, और अगर अदालत इस तरह से सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ ये शुरू कर रही है सुनवाई, बल्कि शुरू हो चुकी है, तो उसके पीछे कोई पूर्वाग्रह है। इस मसले पर हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव। आपका स्वागत है योगेंद्र जी इस कार्यक्रम में। शुक्रिया मुकेश जी। जी, तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि इसको लेकर इतना विवाद क्यों है? प्रशांत भूषण के खिलाफ 2 बार पहले भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है और एक बार फिर वही सिलसिला शुरू कर दिया गया है। क्या वजह है कि बार बार प्रशांत भूषण कटघरे में आ जाते हैं इस सवाल को लेकर? मैं समझता हूं व्यक्ति से ज्यादा हमें संस्थाओं पे और प्रक्रियाओं पे जोर देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि प्रशांत भूषण इस देश का जाना माना नाम है, लेकिन कोई जाना माना नाम किसी भी प्रक्रिया से मुक्त क्यों हो? अगर वो कोई अपराध करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रशांत भूषण मैं तो कहता हूँ एक वकील नहीं है, जज है वास्तव में। क्योंकि किसी मुकदमे पे खड़ा होने से पहले प्रशांत भूषण सिर्फ ये नहीं पूछते कि तुम फीस कितनी दोगे। प्रशांत भूषण पूछते हैं कि बात सच है कि नहीं है, और तुम्हारी इस बात से क्या देश का फायदा होगा या नहीं। प्रशांत भूषण, जैसा आपने जिक्र किया, जिसका कोई नहीं उसका प्रशांत भूषण है, अंतिम व्यक्ति के लिए खड़े होते। लेकिन ये भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। भाई, आप अंतिम व्यक्ति के लिए खड़े होइए, बहुत अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, लेकिन अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक बात है। जो हैरानी की बात इसमें है वो केवल ये नहीं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी न्याय के लिए खड़े होने की प्रतिष्ठा है, जिसको चाहे जो भी कह लें, जज स्वयं उसका सम्मान करते हैं। मैंने अपनी आंख से देखा है जब प्रशांत भूषण खड़े होते हैं, क्योंकि हर जज को पता है प्रशांत भूषण खड़ा हुआ है इसका मतलब सच होगा, तभी खड़ा होगा। लेकिन असली बात ये नहीं। मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें, और जिसके कारण एक शक की गुंजाइश बनती है, जिसके कारण हर कोई विचलित है, वो 3-4 बातें हैं। नंबर 1, किस समय पे ये केस लिया गया। नंबर 2, किस पिटीशन के आधार पर ये केस लिया गया। नंबर 3, जो बेंच है, एक ही बेंच को ये केस दिए गए, एक नहीं 2-2 केस। नंबर 4, एक तो नया केस है, लेकिन दूसरा एक 11 साल पुराना केस खोद के निकाला गया है, और जितनी जल्दबाजी दिखाई जा रही है, इन सब को लेके प्रश्न उठते हैं। जाहिर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और 5वां सवाल ये है कि चलिए, ये सब तो प्रक्रिया की बातें हैं, मगर बात में दम है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है कि नहीं। मैं समझता हूं इन 5 बातों पे जब हम गहराई से विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि यह मामला ऐसा है जिसपे हर भारतीय नागरिक को डर होना चाहिए, हर भारतीय नागरिक को चिंतित होना चाहिए। जो कोई इस देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, उसको इस मामले में दिलचस्पी लेनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। जी, तो सबसे पहले ये ताज़ा तरीन जो मामला है उसी को लेते हैं। ये जो 2 ट्वीट हैं प्रशांत भूषण जी के, उनको आधार बनाया गया है। इन ट्वीट में ऐसा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट उबल रहा है, उनके जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, वो उबल रहे हैं? ऐसा क्या तिलमिला दिया है उनको कि सीधे प्रशांत भूषण पर एक तरह से ऐसा लगता है कि अटैक हो रहा है? कोई कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा क्यों आता है। प्रशांत भूषण की आदत है कि वो सच को बड़ा खुले तरीके से बोल देते हैं, बहुत घुमा फिरा के जलेबी बना के नहीं बोलते। 2 ट्वीट हैं उनकी। एक ट्वीट है जो 27 जून का है, जिसमें वो कहते हैं
एक ट्वीट 27 जून का है, दूसरा 29 जून का है। पहले ट्वीट में वो कहते हैं, एक तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर प्रशांत भूषण जी ने नहीं ली है, वो तस्वीर इस देश के तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पे छपी थी, कोई छुपी हुई तस्वीर नहीं है, जिसमें इस देश के मुख्य न्यायाधीश माननीय बोबडे जी नागपुर में उनका घर है, वहां राजभवन जहां गवर्नर रहते हैं, वहां पे उस जगह की तस्वीर है। तस्वीर दिखाती है कि बोबडे जी एक बहुत मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई मोटरसाइकिल भी होते हैं 50-50 लाख वाले, तो कोई 50 लाख का मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर माननीय न्यायाधीश जी बैठे हुए हैं, तस्वीर खिंचा रहे हैं और उसकी नंबर प्लेट है। नंबर प्लेट से पता लग जाता है कि वो जो मामला था, ये जो उनका ये हार्ली जो डेविडसन मोटरसाइकिल था, जी, वो एक बीजेपी के नेता के नाम से रजिस्टर्ड है। ये बिल्कुल चीजें तय हो। तो प्रशांत जी ने लिखा कि भाई इस देश का मुख्य न्यायाधीश एक 50 लाख की मोटरसाइकिल पे बैठा है बिना मास्क पहने, जबकि उनके इर्द गिर्द सारे लोग मास्क पहन के खड़े हुए हैं। जी, उन्होंने कहा बिना हेलमेट पहने, हालांकि वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था क्योंकि हेलमेट चलती हुई नहीं साइकिल मोटरसाइकिल पहले जी, पहनना चाहिए, वो तो स्टैंड पे खड़ी थी। मैं इस चीज को प्रशांत जी की बात का दोष मानता हूँ, ये एकमात्र दोष था उनकी बात। फिर वो कहते हैं कि ये सब तब हो रहा है जबकि कोरोना वायरस के चलते पूरा सुप्रीम कोर्ट बंद है और इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को न्याय प्रक्रिया लेना असंभव हो गया है। अब आप मुझे बताइए इसमें से क्या बात गलत है? एक बात गलत है कि हेलमेट पहनना अपराध नहीं है अगर गाड़ी स्टैंड पे खड़ी हो, देखा नहीं था, लेकिन मास्क न लगाना, वो जो सुप्रीम कोर्ट पूरे दुनिया को कह रहा है, देश को कह रहा है कि हम तो इतनी खतरनाक बीमारी है कि हम पूरा सुप्रीम कोर्ट बंद करके रखेंगे, सबको मास्क पहनना चाहिए, उसका सर्वोच्च न्यायाधीश ये करे तो किसी में तो हिम्मत होनी चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हो। और एक 50 लाख के मोटरसाइकिल पे आप बैठना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन एक बीजेपी नेता के मोटरसाइकिल पे बैठ के फोटो खिंचवाना कहाँ शोभा देता है। और वैसे भी आप देखिए देश में क्या हो रहा है और न्यायाधीश की क्या तस्वीर छपती है, कैसे शोभा देता है। प्रशांत जी ने ये बात कह दी, सबके मन में आई थी फोटो देख के, बाकी लोग डरते हैं यार कौन पंगा ले, प्रशांत भूषण सच बोल देते हैं, यही उनका अपराध है। दूसरा प्रशांत जी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जब इस देश में लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा और कैसे इस देश में लोकतंत्र की हत्या हुई, तो पिछले 6 साल में जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है उसको बहुत दुख के साथ नोट किया जाएगा। और खास तौर पे पिछले 4 मुख्य न्यायाधीश जो हुए हैं वर्तमान को शामिल करते हुए, उनके बारे में बहुत दुर्भाग्य से नोट किया जाएगा इनकी कारगुजारी। अब इन दो चीज से सुप्रीम कोर्ट तिलमिलाया हुआ है। कोई भी व्यक्ति तिलमिलाएगा, आप नेता के बारे में बोल दीजिए, नेता तिलमिलाएगा, जिसको हमारे बोलते हैं ना खुंदक खाना, भाई खुंदक खाना ठीक है, नेताजी खुंदक खाएं, अच्छी बात है। अगर वो मेरे बारे में कोई शिकायत करना चाहते हैं जाके शिकायत कर ले, मैं तमाम बातें कहता हूँ, कांग्रेस वाले लोग बड़े परेशान हम लोग उम्मीद करते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ज्यादा सहिष्णुता दिखाएगा, ज्यादा उदारता दिखाएगा। वो अगले दिन ही एक फैसला करता है राजस्थान से रिलेटेड, जिसमें कहता है कि डिसेंट के लिए जगह होनी चाहिए, और मतलब पायलट एंड कंपनी का एक तरह से वो समर्थन कर रहा है जब वो बगावत कर रहे हैं अपनी पार्टी के खिलाफ। खुलकर ये स्पष्ट दिख रहा है कि किसी के उकसावे में कर रहे हैं, किसी के साथ मिल के कर रहे हैं तब भी, और इस मामले में वो बिल्कुल डिसेंट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक पूरा विरोधाभास दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट जी। ये तो डबल बात हो गई ना। एक तो पहली बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक दिन आप कहते हैं कि लोकतंत्र में असहमति का अधिकार होना चाहिए ना, और अगले ही दिन आप कहते हैं, और वही की वही बेंच है, कोई बेंच दूसरी नहीं है, वही बेंच कहती है, लेकिन प्रशांत भूषण ऐसी बात कैसे बोले। और दूसरा मैं जो कह रहा था, खुंदक खाना एक इंसान का चरित्र है, स्वभाव है, कमजोर लोगों में बहुत ज्यादा होता है ये स्वभाव, खुंदक खाते रहते हैं। लेकिन यदि मैं पंच परमेश्वर हूं, यदि मैं न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बैठा हूं, तो मैं अपनी व्यक्तिगत खुंदक को एक कानूनी प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं कर सकता। दुनिया में बार बार जजों ने कहा है कि कोर्ट में अगर आप मेरे साथ बुरा व्यवहार करें,
मैं व्यक्ति के रूप में बाहर मैदान में आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकता हूं, लेकिन जज की कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए मैं आपके ऊपर अवमानना का दोष नहीं लगा सकता। तो ये तो बात हुई इसके बारे में दोहरा व्यवहार। अब आप देखिए वो पिटीशन क्या थी जिसपे जजेस ये कर रहे हैं। शिकायत की किसने? शिकायत की गुना के एक वकील साहब। वकील साहब अपने आप को सुब्रमण्यम स्वामी का चेला बताते हैं। चलिए, हर एक का चेला होने की दुनिया में हर एक को अधिकार होना चाहिए। तमाम बीजेपी की चीजों में अपीयर करते रहे, जिससे एक संदेह बनता है कि ये प्रायोजित मामला है, कोई कह नहीं सकता, लेकिन है। वो पिटीशन आप पढ़िए, आपने पढ़ी होगी। अगर पढ़ के आपको हंसी ना आए तो मैं शर्तिया गारंटी लेता हूं, जो कोई अंग्रेजी समझ सकता है, जिसने कक्षा 10 अंग्रेजी में की हुई है, वो उसको पढ़ ले। मतलब यहां तक कि वो प्रशांत भूषण को एक महिला समझते हुए हर कहते हैं, हर बिहेवियर। ये कहते हैं कि प्रशांत भूषण का दोष ये है कि उसने माननीय सीजेआई के नाम के सामने माननीय क्यों नहीं लिखा। इस पे आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और मजे की बात ये कि उसी पिटीशन के अंदर एक और जगह पे बिना माननीय के सीजेआई का नाम लिया गया है ना। ऐसी पिटीशन, सच बताता हूं मुकेश भाई, मैंने देखा है कोर्ट कचहरी को व्यवहार करते हुए। अगर ऐसी कोई पिटीशन आती है, कोई थोड़ा तुनक वाले जज होते हैं तो कागज फेंक देते हैं, कहते हैं जरा पहले लिखना सीखो उसके बाद आओ। ये तो सेशन जज के कोर्ट में हो जाता। देश के सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की हास्यास्पद पिटीशन, जिसके पास कोई आधार नहीं है, जिसे समझ भी नहीं है कानून क्या है इस देश का, वो आती है और सुप्रीम कोर्ट सब कुछ छोड़ के उसके ऊपर विचार करता है। वो समय जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में विचार करने के लिए समय नहीं है अभी। सुप्रीम कोर्ट कहता है इस देश का एक राज्य था जम्मू कश्मीर जो खत्म हो गया, सही था गलत था, आप उसकी बहस अभी हम ना करें, लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है। भाई मुकदमे पे विचार तो होना चाहिए, इसके लिए समय नहीं है। तमाम लोग हेबियस कॉर्पस के लिए आ रहे हैं, समय नहीं है। और वो जो हजारों लाखों लोग सड़कों पे निकल रहे थे, जो मजदूर, उनकी बात को स्वतः संज्ञान लेने में सुप्रीम कोर्ट को 62 दिन लग गए थे। और यहां इस चीज को दनादन लिया जाता है। और यही नहीं मुकेश भाई, उसी दिन ये फैसला होता है कि सन 2009 में एक केस प्रशांत भूषण के खिलाफ हुआ था, जिसकी अंतिम सुनवाई 2012 में हुई थी। 2012 के बाद 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में किसी को नहीं लगा कि ये कोई प्रायोरिटी का मामला। आज आए चले गए, सीजेआई गए, ये बोबडे साहब को भी आने के बाद कतई नहीं लगा कि ये चीज विचार करने योग्य है। और फिर अचानक कहा जाता है 48 घंटे के अंदर ये केस दोबारा लिया जाएगा। अब ये तो खुंदक होती है ना, जिस लोकल थाने में अगर आप किसी पुलिस वाले के साथ कर दें तो वो कहता है अच्छा तुमने ये किया बेटा, मैं देखो अब तुम्हें दिखाता हूं। अब ये एक छोटा एसएचओ करे व्यवहार तो समझ आता है, कोई छुटभैया नेता इस तरह के काम करे समझ आता है। इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चीजें होती हो तो देख के तो अजीब नहीं लगता। ये तो खुन्नस ही है कि जिन अरुण मिश्रा से लगातार प्रशांत भूषण जी की टकराहट होती रही है, एक दूसरे के प्रति, उनके प्रति उनमें कोई प्रेम भाव नहीं रहा है, खासतौर से अरुण मिश्रा इस तरह की टिप्पणियां करते रहे, वही अब उस बेंच को हेड कर रहे हैं। हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इसका एक तीसरा पक्ष ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 32 जज हैं, 32 में से शायद 30-31 इस वक्त काम कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको अचानक आपको लगता है, चलिए किसी भी कारण से आपको लगता है कि प्रशांत भूषण का ट्वीट इतनी खतरनाक चीज हो गई है, देश में सारे काम रोक के आपको इस पे विचार करना है, सुप्रीम कोर्ट को तत्काल संज्ञान लेना है, तो भाई 32 जज है ना, 32 जज में से किसी को भी ले लीजिए। ले दे के आपको एक ही जज मिले, माननीय अरुण मिश्रा जी, और एक नहीं दोनों केस, वो 8 साल पुराना केस निकाल कर भी इन्हीं की उसमें दिया गया। 3 लोगों की खंडपीठ है और दोनों खंडपीठ एग्जैक्टली वही है, होने की कोई जरूरत नहीं। कहीं कानून में नहीं लिखा कि एक व्यक्ति के 2 केस जो बिल्कुल अनरिलेटेड हो दोनों एक ही बेंच में दिए जाएं। एक ही बेंच को दिए गए, दोनों के मुख्य जो है सब सीनियर जज अरुण मिश्रा जी हैं। और दिक्कत क्या है, देखिए अरुण मिश्रा जी के बारे में प्रशांत जी ने 2 बातें कही थी। एक, जब ये बिरला सहारा केस हो रहा था उन दिनों अरुण मिश्रा जी ने ग्वालियर में अपने घर में शिवराज सिंह चौहान जी को किसी शादी पर बुलाया था, किसी रिलेटिव की शादी थी, वहां बुलाया था। ये बातें अखबार में छपी थी। और ठीक वही समय था जब बिरला सहारा केस
के सुनवाई हो रही थी और जो आरोपी लोग थे उनमें से एक नाम माननीय शिवराज सिंह चौहान का था। मैं जज हूं, मेरे सामने एक केस आ रहा है, उस केस का आरोपी एक व्यक्ति है, उसको मैं अपने घर शादी के लिए बुलाता हूं और मैं वहां खड़ा होकर फोटो खिंचवाता हूं। प्रशांत जी ने कहा ये तो ठीक नहीं है, गरिमा के लिए उचित नहीं है, बताइए कोई गलत बात कही। दूसरा, प्रशांत जी ने एक और चीज का इशारा किया था, उसमें नाम नहीं लिया था। प्रशांत जी ने केवल ये पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ कि एक जॉइंट सेक्रेटरी के बेटी के मुंडन में इस देश के बड़े बड़े नेता पहुंच गए, सिर्फ इसलिए कि वो जॉइंट सेक्रेटरी के ससुर इस देश के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े जज हैं। अब जाहिर है ये दो बातें बड़ी चुभी। और उसके बाद से अब आप ही सोचिए, जब इस देश के सब बड़े नेता किसी एक छोटे बच्चे के मुंडन में पहुंच जाएं तो या तो वो बच्चा बहुत महान होगा या कुछ मामला और होगा, है ना। प्रशांत जी ने बात कह दी। उसके बाद से माननीय अरुण मिश्रा जी के कोर्ट में जब भी प्रशांत जी गए हैं, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके प्रशांत जी के ऊपर टिप्पणी की है। एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार उन्होंने कहा है कि प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट का मुकदमा होना चाहिए। ये सारी चीजें अखबारों में रिपोर्टेड है। और आज से 1.5 साल पहले प्रशांत भूषण ने लिखकर सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध किया था, जब माननीय अटॉर्नी जनरल जी ने एक मुकदमा किया था, प्रशांत भूषण जी ने लिख के कहा था कि अरुण मिश्रा जी को मेरे केस से कृपया रिक्यूज कर जाना चाहिए। उनके चरित्र पे कोई टिप्पणी नहीं है, कोई नहीं कहा जा रहा कि वो बुरे जज हैं, मगर चूंकि, और इसका सिंपल नियम ये है, यदि वादी को, अगर मेरा केस हो रहा है और अगर मेरे मन में ये मानने का कोई भी आधार है कि फला जज मेरे विरुद्ध पूर्वाग्रह रखता है, तो मुझे और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि सचमुच पूर्वाग्रह है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि झगड़ा है कि नहीं है, पर अगर जिसका मुकदमा चल रहा है, अगर उसको महसूस होने का रीजनेबल आधार है कि भाई मेरे को यहां न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर न्याय की मांग है कि वो जज स्वयं अपने आप को अलग कर ले, सुप्रीम कोर्ट उनको उस चीज में शामिल ना करे, कोई भी कोर्ट ना करे, पूरी दुनिया का नियम है। अब माननीय अरुण मिश्रा जी के बारे में प्रशांत भूषण बोल के नहीं, सारी दुनिया को पता है, वो एक अलग बात है। प्रशांत भूषण लिखकर पिटीशन दे चुके हैं कि कृपया वो मेरे इस वाले मामले में न रहें। क्या माननीय बोबडे जी को इसके बारे में पता नहीं था? 32 जज में उन्हें एक ही जज मिला। अब ये होने के बाद जो एक इंप्रेशन होता है, मैं नहीं जानता सही है गलत है, मगर एक सामान्य सड़क पे खड़ा हुआ आदमी जो अखबार पढ़ता है, वो ये सोचता है कि अच्छा, प्रशांत भूषण को सेट करना है। अब सेट करने के लिए अब देखो बोबडे जी ने कौन से वाली बेंच चुनी है, अब ये बेंच है, देखो ये तो सेट करेगी। ये हो सकता है बिल्कुल पूर्वाग्रह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तरह के हल्के इंप्रेशन को जन्म क्यों दे रहा है? आपने पढ़ी होगी कहानी पंच परमेश्वर वाली ना। पंच परमेश्वर की कहानी क्या बताती है कि जब आप उस गद्दी पे बैठे होते हैं तो फिर आप परमेश्वर की तरह व्यवहार करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को तो ये पूरे देश में मैसेज देना चाहिए कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में कोई टिप्पणी कर दे, मैं उससे ऊपर हूं। उसकी बजाय जो इंप्रेशन जा रहा है वो सड़क पे दंगल हो रहा है। तो ये जा रहा है कि ये सरकार बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी जेल में भेज चुकी है। 11 लोग वो भीमा कोरेगांव वाले मामले में अंदर हैं, अखिल गोगोई को असम में जेल के अंदर रखा हुआ, और ऐसे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको सबको कहीं ना कहीं सेट किया जा रहा है। और ये मामला भी प्रशांत भूषण को सेट करने का एक जरिया बन सकता है। ये एक आम धारणा बन गई है इस मामले की शुरुआत के बाद। तो ये कोर्ट, वही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि भाई लोग सरकार के बारे में धारणा बनाए। अच्छी बात है, मेरी भी सरकार के बारे में धारणा है कि ये सरकार इस देश में लोकतंत्र का गला धीरे धीरे रेत रही है। वो इमरजेंसी वाला मामला कभी नहीं होगा कि एक दिन आके घोषणा की जाएगी टीवी पे, देश में अब मानवाधिकार समाप्त हो गए। हर रोज समाप्त होते हैं, कल रात को भी समाप्त हुए, परसों भी समाप्त हुए, रोज हो रहा है ये मामला। सरकार के बारे में धारणा है, सुप्रीम कोर्ट उसमें शामिल क्यों दिख रहा है, ये मेरा प्रश्न है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक लिए थे, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, उस जमाने के जजेस ने बाद में स्वीकार किया कि हम डर गए थे। जस्टिस चंद्रचूड़, ये वाले नहीं, ये चंद्रचूड़ के पिताजी, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बाद में ईमानदारी से कबूल किया था, हम लोग डर गए थे उस समय इंदिरा गांधी से।
कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार जो प्रशांत भूषण को ठिकाने लगाना चाहती है क्योंकि हर दुखियारा जो है उसके लिए प्रशांत भूषण खड़ा हो जाता है, सरकार के हर झूठे काम पे प्रशांत भूषण एप्लीकेशन दे देता है, बाकी किसी को आप डरा धमका सकते हो, प्रशांत भूषण डरता नहीं है, और नहीं तो किसी को आप राज्यसभा ऑफर कर सकते हो, मुंह बंद हो जाता है उसका, किसी को पैसा दे दो उसका मुंह बंद हो जाता है, प्रशांत भूषण का मुंह भी बंद नहीं होता। तो बड़ी समस्या की बात है। सरकार त्रस्त है, बिल्कुल ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों त्रस्त है? क्योंकि अंततः एक देश के सामान्य नागरिक को ये तो आस्था होनी चाहिए कि चलो पुलिस मेरे साथ ज्यादती कर ले, नेता मेरे साथ खुंदक कर ले, अंत में एक जगह है जहां मैं न्याय की घंटी बजा सकता हूं। जब वो मंदिर, वो पवित्र स्थान, वो न्याय की घंटी बजनी बंद हो जाती है, तब लोगों की व्यवस्था से आस्था खत्म होती है। तो मुझे तो यही लगता है कि ये जो एक इंप्रेशन जा रहा है कि भाई प्रशांत भूषण को ठिकाने लगाना है, और ठिकाने लगाने के लिए पुलिस अफसर का आप इस्तेमाल करें, नेता कुछ करे, ये तो एक सामान्य चीजें हुआ करती हैं। सड़क का गुंडा करे, जैसे कि किया था कुछ साल पहले, सड़क के गुंडे करें, ये बात समझ आती है। ये बात इस सारी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी दिखाई दे, उससे और कुछ होगा या नहीं होगा मुकेश भाई, उससे प्रशांत भूषण का जो ट्वीट है वो सच्चा साबित हो जाएगा। यही तो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि इस देश के लोकतंत्र की हत्या में सुप्रीम कोर्ट शामिल दिखाई दे रहा है। यही तो उनकी दुख है, व्यथा है, और उसी में शामिल हो रहे हैं। योगेन जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने फेसबुक में एक सवाल डाला था कि अरुण मिश्रा रिटायर होने वाले हैं जल्दी ही, वो उसके बाद क्या करेंगे? और आप यकीन नहीं करेंगे कि करीब 70 के आसपास कमेंट है, और सब के सब कह रहे हैं राज्यसभा में जाएंगे, किसी आयोग के अध्यक्ष बनेंगे, कहीं के राज्यपाल बनेंगे। कोई नहीं कह रहा है कि रिटायर होकर वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, या इस सब से अलग होकर अपनी जो रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी होती है उस तरह से जिएंगे। कोई लाभ लेने की बात हर जगह हर आदमी कह रहा। तो ये जो फीडबैक है, बिना पूछे सब यही सोच रहे हैं। ये पूरी न्याय व्यवस्था के बारे में जो राय बना रहे हैं, ये तो बड़ा आप कुछ मतलब आप कोई उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं। आप ना सुप्रीम कोर्ट से, ना किसी कोर्ट से आपको उम्मीद है कि वहां से आपको न्याय मिलेगा। और ये लगातार धारणा पुष्ट होती जा रही, जो प्रशांत भूषण ने कहा कि डेमोक्रेसी किस तरह से खत्म की गई और उसमें कोर्ट की क्या भूमिका थी, सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका थी, ये सारी चीजें इसको पुष्ट कर रही हैं। ऐसे में मुकेश भाई, ये सबसे बड़ी अवमानना सुप्रीम कोर्ट की ये है। आपने पोस्ट किया, 70 के 70 लोगों को लगता है कि नहीं, हो ना हो कोई सेटिंग है। अब हो सकता है बिल्कुल ना हो सकता है ये बात कतई झूठ हो, और मैं उम्मीद करूंगा कि एकदम झूठी निकले ये बात। लेकिन अगर हर व्यक्ति को लगता है कि हो ना हो सेटिंग है जजों की, इससे बड़ी अवमानना क्या हो सकती है? कोर्ट का मान और अवमानना, आप मेरी इज्जत करें या ना करें, ये मैं आपका गिरेबान पकड़ के आपको नहीं बता सकता कि मेरी इज्जत करो, मेरा सम्मान करो, मुझ में आस्था लो। आस्था तब होगी जब आपको मेरी कोई जरूरत ना हो, तब आप मेरे पास आए। योगेन जी, एक बात आपसे पूछनी थी, सोच रहा था पूछ लूं। वो तो इज्जत है। आपका गिरेबान पकड़ के जो मैं आपसे लेता हूं वो इज्जत नहीं होती है ना। तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और मान उसमें है जब साधारण व्यक्ति कहे अरे प्रशांत भूषण कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज है भाई। फिर क्या अवमानना कोई कर लेगा? क्या योगेंद्र यादव के बोलने का असर होगा? क्या किसी मुकेश का असर होगा? पर बात वहां पहुंच जाती है जो आप बता रहे हैं। इसका मतलब है अवमानना तो हो गई। कोई प्रशांत भूषण बोले या ना बोले, अवमानना तो हो गई ना। जी, रंजन गोगोई का उदाहरण सामने है, तो इतनी जल्दी तो लोगों के दिमाग से जाता नहीं, वो तो उसी से कनेक्ट करके सारी राय बना रहे हैं। बहरहाल योगेन जी, आप क्या उम्मीद लगती है इस जिस मोड़ पर हम पहुंच गए हैं, चाहे हम सरकार के रवैये को देखें, कोर्ट के रवैये को देखें, चुनाव आयोग के बारे में जो अभी ताजा खबर आई है साकेत वाली, कि सोशल मीडिया और उसकी जो मिली भगत है महाराष्ट्र। हाँ, तो ये तमाम चीजें तो ऐसा लग रहा है कि स्टेट और पार्टी एक हो गए हैं। ऐसे में संभावना कहाँ बचती है, गुंजाइश कहाँ रहती है? कोई प्रतिरोध भी नहीं सामने दिख रहा है, सब दबा दिया जा रहा है। मुकेश भाई, आपकी बात का उत्तर देने से पहले एक बात मैं पॉइंट आउट कर दूं, क्योंकि वो एक दूसरा केस जो है
जो कल आया था और जो 4 तारीख को दोबारा आएगा केस, वो केस ट्वीट का नहीं है। वो केस जो है कि प्रशांत जी ने कहा था कि आधे से ज्यादा पुराने 16-17 चीफ जस्टिस में आधे से कम से कम आधे करप्ट रहे। कोई भी व्यक्ति सुनता है, कहता नहीं प्रशांत भूषण ने तो ज्यादती कर दी। भाई ऐसी बात थोड़ी बोलनी चाहिए, बिना आधार के आपने बोल दी। उन सब से मैं अनुरोध करूंगा, और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप प्रशांत भूषण का एफिडेविट पढ़ लीजिए, क्योंकि जब कोर्ट ने कहा कि ये तुमने किस आधार पे कहा, तो प्रशांत भूषण ने 3 एफिडेविट दिए जिसमें उन्होंने एक एक न्यायाधीश का नाम लेके कच्चा चिट्ठा उनका बताया है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए हैं। पहली बार भारत के न्यायिक इतिहास में एक प्रॉपर एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कहा, क्या किया है, उसका खुलासा करता है। आप उसके बारे में जरूर चर्चा कीजिएगा। सभी दर्शकों से भी मैं आग्रह करूंगा कि ये कहने से पहले कि प्रशांत भूषण ने ज्यादती कर ली, आप जरा ये देख लीजिए कि जजेस ने किया क्या था जिसका प्रशांत भूषण जिक्र कर रहा है। तो देश की सेवा की है प्रशांत भूषण ने, बातें रिस्क लेके कहते हुए। आप पूछ रहे हैं आगे क्या होगा। जितना मैं प्रशांत भूषण को जानता हूं, प्रशांत भूषण बोलने से पहले सोचते हैं, और एक बार सोच के बोला तो माफी तो नहीं होगी अपने किए पे। अगर ये चाहें प्रयास ये होगा कि अब तुम माफी मांग लो, ताकि दुनिया भर में कहा जाए देखा प्रशांत भूषण ने माफी मांग ली। कई नेता भी हैं जो दनादन माफिया मांग लेते हैं, कुछ भी कह के दनाक से माफी मांग लेते हैं। प्रशांत भूषण उस मिट्टी का नहीं। प्रशांत भूषण सही बात जो बोली है उसके लिए माफी मांगने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि ले दे के प्रशांत भूषण पे हमला बढ़ेगा। कायदे से तो इसकी सुनवाई 2-3 महीना होनी चाहिए, लेकिन अगर जल्दबाजी में सुनवाई को निपटाया गया तो उसका एक ही मतलब निकलेगा कि जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने से पहले कहीं ना कहीं इस मामले को सुलटा के प्रशांत भूषण को ठिकाने लगाने का इरादा है। ऐसा मैसेज जाएगा देश के अंदर, जो बहुत ही दुखद मैसेज होगा। लेकिन अगर आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, जो आपने कहा है, एक एक करके संस्थाएं टूट रही, घुटने टेक रही, और अगर सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया दिखता है जो कि हमें दिख रहा है इस वक्त, तो और बाकी लोगों से तो क्या ही उम्मीद की जाए। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, स्वतंत्र संस्थाएं जा रही। ऐसे में लोकतंत्र की रक्षा करने का काम जनता को करना होता है। बाकी हम दिन रात पाकिस्तान को सबक सिखाते रहते हैं, जो सिखाना भी चाहिए, नसीहत देते रहते हैं, देखो तुम हमसे ये सीखो वो सीखो। कभी कभी उनसे भी सीख लेना चाहिए, पाकिस्तान की जनता से, वहां के शासकों से नहीं। नेपाल से सीखना चाहिए, बांग्लादेश से सीखना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को ना डेमोक्रेसी फ्री फंड में मिल गई, बिना कुछ किए आजादी के साथ साथ डेमोक्रेसी भी मिल गई। हमें लड़ना नहीं पड़ा डेमोक्रेसी के, और वो इमरजेंसी में थोड़ा सा लड़े थे और बचत ज्यादा हो गई कुछ इंदिरा गांधी की मूर्खता की वजह से। इसलिए हम खामखा हीरो बने फिरते हैं। हमने दरअसल किया कुछ नहीं था बहुत ज्यादा इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने के। लेकिन इस बार इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम अंततः जनता को, लोकतंत्र को तंत्र नहीं बचाता, लोकतंत्र को लोक बचाता है। गणतंत्र की रक्षा गण करता है, और उसके लिए त्याग देना होगा, उसके लिए बलिदान देना होगा। याद लीजिए इमरजेंसी में कितने लोग 19 महीना बंद रहे थे, उससे बड़े स्केल पर बलिदान देना होगा, और इस देश की रक्षा के लिए दीर्घकालिक संकल्प के साथ एक जन आंदोलन खड़ा करना होगा। मुझे तो अहिंसात्मक हो, लोकतांत्रिक हो, इस देश की मर्यादा और संविधान की मर्यादा के भीतर रहते हुए एक लोकतांत्रिक अहिंसक आंदोलन जनता का, वही मुझे रास्ता दिखाई देता है। फिलहाल तो मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आप सही कह रहे हैं योगेंद्र जी, यही एकमात्र रास्ता है, और दूसरे रास्ते हमें और भी भटका सकते हैं। इसलिए जरूरी कि इस रास्ते को पकड़ कर रखा जाए और कोशिश की जाए कि ये प्रशांत भूषण के मामले को आइसोलेशन में न देखा जाए कि एक वकील है जिसके खिलाफ मामला चल रहा है। ये पूरा जो हमारे देश भर में जो गतिविधियां चल रही हैं, तरह तरह से चल रही हैं, एक दमन चक्र चल रहा है, ये उसका हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, धन्यवाद बातचीत के लिए समय निकाला आपने। धन्यवाद आपका, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।